आप ये सब कर रहे हैं, फिर आप सबके होने का क्या मतलब है? अरे हम सब इतने हैं, पहले इसे पकड़ के इसका सर नीचे करके इसके मुंह पे कालिक पोतते हैं, फिर बाकियों को देखेंगे। ये कोई कम अपराधी है? दिन रात लोगों को भड़काता रहता है। क्यों भाइयों, लाओ कालिक। चलो लेके आओ। हाँ आइए, कालिक पोत दीजिए, जो करना चाहते हैं वो कीजिए, लेकिन जब तक जान है मैं इन लोगों के लिए लड़ूंगा। और आप जो मेरे साथ करेंगे ना, वो भी पुलिस के सामने, उसे मैं ऐसे ही जाने नहीं दूंगा। आगे बढ़ाऊंगा इस बात को, ऊपर तक ले जाऊंगा और बताऊंगा सबको कि जिस समाज के लोग पुलिस के होते हुए गैर कानूनी काम करते हैं, उस समाज का भविष्य कैसा होने वाला है। कीजिए। चलो आगे बढ़ो, लगाओ कालिक। रुको, कैदी को साथ जो करना है करो, लेकिन भीमराव को कुछ नहीं होना चाहिए। ये सचेतक समाचार से आए हैं, पत्रकार है ये, इसलिए इसे कुछ नहीं कर सकते। कैदियों के साथ जो करना है करो का क्या मतलब है दरोगा साहब? आप ये सब बोल रहे हैं? भीमराव हट जाओ यहाँ से। मैं नहीं हटूंगा दरोगा साहब, मैं इनका विरोध करूंगा। अरे हट जाओ भीमराव, सिपाहियों पकड़ो इसे और हटाओ यहाँ से। ये क्या कर रहे हैं दरोगा साहब? चलो अरे हटाओ यहाँ से। आप लोगों को जो करना है करिए। सर नीचे करो, आंखें नीचे करो, झुकाओ सर, नीचे करो, आंखें नीचे करो, सर नीचे, नीचे करो सर, करो। सर नीचे, आंखें नीचे, तुम भी पीछे मत। कहा ना सर झुका। सर नीचे कर। सिर नीचे नहीं झुकाऊंगा मैं। सुना नहीं? कहा ना, सिर नीचे नहीं झुकाऊंगा मैं। आंखें नीचे कर। अपराधी नहीं हूं मैं, तो क्यों सिर नीचे करूं? नीचे कर। देखिए, आप इन्हें ऐसे मार नहीं सकते साहब, आप कुछ बोलिए। अरे ये कैसी बात कर रहे हैं आप? मैंने तो उस भीमराव को परेशान करने के लिए आपको उसे अपराधियों के पास भेजने को कहा। आप उसे सच में पत्रकार बनाना चाहते, मतलब अब आप उस भीमराव की खबर को अपने अखबार में छापेंगे? तो छापेंगे ना, क्या खबर लाएगा वो अपने जात के लोगों की अपराधी होने की? तो लाने दो ना। कम से कम जिस जात के उज्जवल भविष्य की वो कल्पना करता है, उसी जात के लोगों के काले वर्तमान की जब वो दास्तान लिखेगा तो मजा आएगा। इंतजार करो भीम के आने का। बैठिए बैठिए और चाय पी लेते। बैठिए। अरे क्या बैठो सेठ जी, आप समझ नहीं रहे हैं, क्या फर्क पड़ता वो भीमराव कोई भी खबर लेकर आए। क्या है ना सेठ जी, वो भीमराव कोई कहानी लेकर आएगा और आप उसे अपने अखबार में छापने की बात कहेंगे ना, तो उस भीमराव को खुद को पत्रकार जैसा लगेगा कि पत्रकार हूं मैं। बस यही नहीं चाहता मैं। अरे उस भीमराव को हमने इंसान तक तो महसूस नहीं होने दिया, और आप पत्रकार बनाने पे तुले हैं। मुझे कुछ अलग तरीके से भीमराव को हैसियत में लाना है। आप इंतजार कीजिए कि क्या होता है। चाय मंगवाता है, थोड़े पीते हैं। छोड़िए सेठ जी। पूरन निम्न जाति का है, बहुत ही कुख्यात अपराधी है। उसने अपनी ही बस्ती में आग लगा दी, जिसमें बहुत से लोग जलकर मर गए। तुम्हारी जात के ही लोग थे। यही इसका अपराध है और यही इसकी कहानी है। चलो अब जाओ यहां से। ये तो बहुत बड़ा अपराध है।
सर, क्या मैं उनसे एक बार मिल सकता हूँ प्लीज? नहीं, नहीं मिल सकते तुम। वो एक अपराधी है। कोई भी ऐसे सड़क चलते हुए आएगा और मैं उससे मिलने दूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। मैं सचेतक समाचार से आया हूँ। मैं एक पत्रकार हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये स्टोरी में कवर करूँ। अच्छा, पत्रकार हो? आई कार्ड कहाँ है तुम्हारा? कैसे मालूम है कि तुम पत्रकार हो? क्या हुआ? पूछ ली कहानी? हो गई तसल्ली? अब इन सबसे दूर रहो। देखिए बाबा, मैं आपका डर समझ सकता हूँ, मगर मुझे लगता है अधिकारी ने जो कहानी सुनाई, उस पुलिस अधिकारी ने जो कहानी बताई वो गलत लगी मुझे। कोई अपनी ही बस्ती में आग कैसे लगा सकता है? जरा सोचिए ना। इसलिए मुझे उस आदमी से एक बार बात करने दीजिए। शायद वो जो कहानी बताएगा ना, वो सही और असली कहानी होगी। हो गया? तुम इन पछड़ों में मत पड़ो। पढ़ना होगा बाबा, पढ़ना होगा। आपने ही 1000 बार बताया है मुझे, भीम बेटा दूसरों के लिए जिया कर। फिर वो दूसरे चाहे घर के हो, अपनी चाल के हो, इस समाज के हो, या फिर जेल का कोई कैदी हो। और फिर आप सोचिए ना बाबा, वो आदमी रोज इंतजार करता होगा कि कोई एक बंदा आए, मुझसे मेरी कहानी सुने, मुझे हिम्मत दे, ढाढ़स दे। अरे सुनो सुनो सुनो, इधर आओ इधर आओ। अरे आज है ना जेल के बाहर बवाल हो गया। अरे कुछ निम्न जाति के कैदी आए हैं पुणे से बंबई, और वो रास्ते पर चल रहे थे, तब उनके ऊपर सब पत्थर और कीचड़ फेंक रहे थे। लेकिन फिर भीमराव आ गया और आकर बहस करने लगा और उलझ गया मामला। और फिर उसी के चाल का कोई आया और उसे पकड़कर ले गया। अरे हमने भी सुना है भीमराव का नाम। निम्न जात को हमारे बराबर करना चाहता है, जो कभी होगा क्या? हमें तो लगता है यहाँ भी इन लोगों को जगह नहीं दी जानी चाहिए। एक भीमराव एक कदम आगे बढ़ाना चाहता है अपनी जाति को, और हम सब मिलकर 100 कदम पीछे कर देंगे पूरी भीम जाति वालों को। और हम पीछे रह जाएंगे? इस गलतफहमी में मत रहिए, हम बढ़ेंगे, हर हाल में आगे बढ़ेंगे। देख रहे हैं तेवर? भीमराव के कारण जिसे देखिए इसमें से तेवर आ गए। जब तक भीमराव को मिटा नहीं देंगे, तब तक इन निम्न जात वालों को सबके बराबर होने की बीमारी नहीं जाएगी। बीमारी नहीं है ये, और इसे बीमारी का नाम मत दीजिए, नहीं तो बहुत बुरा होगा। क्या बुरा होगा? हमें भी बताना जरा। अरे यही मार डालेंगे तो भीमराव को पता भी नहीं चलेगा कि वो आकर धरना दे या नौटंकी करे। इसलिए जाकर अपना काम करो। छूकर तो दिखाइए। एक खरोच भी आई ना तो भीमराव को पता चल जाएगा, और फिर वो यहाँ आकर आप सबसे हिसाब मांगेगा। देखते हैं कैसे पता चल जाएगा। इतना विश्वास है ना उस पर? कभी मिली भी हो क्या उससे? हाँ, ऐसी किस्मत है कि मिली हूँ। और मिली क्या? भीमराव मेरे नहीं दीदी। क्या मेरा कुछ नहीं, बस इतना विश्वास है अगर हमें कुछ हो गया तो भीमराव यहाँ जरूर आएंगे। भीमराव ऐसे है जो किसी के नाम या पहचान से नहीं आते, बल्कि वो वहाँ आते हैं जहाँ लोगों को उनकी जरूरत हो, जहाँ अन्याय हो, जहाँ अपराध हो। और अगर भीमराव ने उन कैदियों को लेके कोई बात कही है तो वो उसके तह तक जाएंगे, ये मेरा विश्वास है। क्या हो रहा है यहाँ पर? है? विश्वास वगैरह छोड़ो, काम करो। ऐसे बहस करके समय नहीं गंवाना है। भीम क्या करेगा हमें पता चल ही जाएगा। जाओ सब, ध्यान से काम करो। प्रणाम सेठ जी, कैसे हैं आप? लीजिए, आपके लिए गर्मा गर्म खाना लाया हूं, खाना खा लीजिए। देखो, खाना खिलाकर ये कहोगे
कि भीम की लिखी हुई स्टोरी हम नहीं छापेंगे तो ऐसा कभी नहीं होगा। स्टोरी छापने के लिए गई है, कल आ जाएगी। अरे नहीं नहीं सेठ जी, कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं भला आपको ऐसे क्यों कहूंगा? आप अखबार के मालिक हैं, आप जो चाहे छपवा सकते हैं। और मैं आपको अच्छे से जानता हूँ कि आप जो भी छापेंगे सोच समझ कर छापेंगे। खैर, मैं आपके लिए ये खाना इसलिए लाया था क्योंकि आपके मजदूर मिले थे। उन्होंने कहा कि आप आज रात भर यही रहेंगे, तो मैंने सोचा कि आपके जैसा बौद्धिकता से समृद्ध व्यक्ति आखिर आज रात भर यहाँ अखबार के ऑफिस में बैठा है, तो कल की सुबह जरूर महत्वपूर्ण होगी। इसीलिए मैं चाहता था कि इस महत्वपूर्ण बात पर बात करूं। और हाँ, रही बात मेरे बाबा की, तो सेठ जी उनकी कही सुनी बात भूल जाइए। क्या है ना, मेरे बाबा ऐसे ही है, वो बस अपने फायदे नुकसान की बात करते रहते हैं। लेकिन वो जैसे भी है, आखिर है तो मेरे बाबा ना। जो भी हो, मगर कल का अखबार मैं यहाँ बैठकर पढ़ना चाहता हूँ, इसीलिए मैं रात भर यहीं पर रहूंगा। हाँ हाँ सेठ जी, रहिए, जी भर के पढ़िए, कोई चिंता नहीं। लेकिन आपको एक बात की चिंता जरूर होनी चाहिए सेठ जी, आपकी सेहत की। इसलिए जल्दी से खाना खा लीजिए, गर्म है, इससे पहले ठंडा हो जाए। ये रही पूड़ी, गर्मा गर्म सब्जी है और आपकी मनपसंद खीर। लीजिए लीजिए, शुरुआत कीजिए। अरे लीजिए सेठ जी, खाइए। अरे खास आप ही के लिए बनवाया है, लीजिए लीजिए। वैसे सेठ जी, थोड़ा ये भी समझा दीजिए कि आज की ये रात इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, जहां आपको यहाँ रात भर बैठना पड़ रहा है। ऐसी क्या खास बात है, थोड़ा हमें भी समझाइए। देखो तो सही, कैसे इंतजार कर रहे हैं। जैसे अखबार में छपे एक ठो लेख से हम लोगन के जात के दुनिया बदल गई। अब बाहर चलिए, सब लोग बुआ का इंतजार कर रहे हैं बाहर। बुआ का इंतजार? हाँ, बुआ कहकर गई है कि अपने भतीजे के लिए वो खुद अखबार ले आएगी, तो वो अखबार लाने ही गई है। और ये भी कहकर गई है कि कोई कहीं बाहर जाकर अखबार नहीं पढ़ेगा। अरे चलो। मिल गया, अखबार मिल गया। नानी आ गई। दीजिए नानी। ये ले। राम जी का आप पढ़कर सुनाइए ना। तू ही पढ़ ले बेटा। नहीं बाबा, आप पढ़िए ना। एक बेटे की उपलब्धि जब एक पिता पढ़े तो अच्छा तो लगेगा ही ना। दीपक, तू आजा। हाँ बाबा, पढ़िए ना। हाँ बाबा, और जोर से पढ़िएगा ताकि एक ही बार में हम सब भी सुन ले। भीम, ये क्या छपा?
ये सब मैंने नहीं लिखा है बाबा। अरे भीमराव, तय तो सच में बवाल कर दिए हैं? ये सब सच में मैंने नहीं लिखा है, यकीन कीजिए। हाँ, ये इन्होंने नहीं लिखा होगा। मगर पढ़ने वाले तो यही कहेंगे कि तुमने लिखा तो कि निम्न जात के लोग अपराधी होते हैं, और उनके साथ जो कुछ भी हुआ निम्न जात होने के बावजूद मुझे उचित लगता है। नहीं, मैंने ऐसा लिखा नहीं है और मैं ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता। अगर दुनिया तो यही मानेगी ना भीमराव, अरे दुनिया को छोड़ो, हमारी जात के लोग तो यही मानेंगे ना, क्यों? नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। अरे क्या खबर छापी है आपने? जब से ये खबर हम बाप बेटों ने पढ़ी है ना, हमारी तो हंसी नहीं रुक रही है। कसम से, अरे छुपे रुस्तम निकले आप तो। बैठिए बैठिए। अरे क्या घुमाया आपने। सच कह रहा हूं, मैंने तो सोचा ही नहीं था कि आप ऐसा बवाल कर देंगे। सारी रात मैं यही सोचकर परेशान रहा कि पता नहीं आज के अखबार में क्या छपने वाला है। पता नहीं वो भीमराव अपनी जात के लोगों के लिए क्या लिखने वाला है। कहीं ऐसा ना हो कि आज की खबर छपने के बाद वो भीमराव नायक बनकर उभर जाए। पर आपने तो पूरा खेल ही बदल दिया। उस भीमराव की कहानी से एक शब्द ना लेकर सारी अपनी लिखी बातों को उसके नाम से छपवा दिया। अरे क्या तमाचा मारा है आपने उस भीमराव के मुंह पर। अब देखिएगा, जब आज की खबर भीमराव और उसका परिवार पढ़ेगा ना, तब देखिएगा कैसे उनके पैरों तले जमीन खिसकती है। अरे सुनो तुम दोनों, जाओ और पूरे शहर में ये अखबार बांट दो। पूरे शहर को खुशखबरी मिलनी चाहिए। भीमराव, भीमराव, तुमने ऐसा क्या लिख दिया भीमराव कि सब लोग हमारा मजाक बना रहे? मैंने सच में कुछ नहीं लिखा है, विश्वास कीजिए, ये सब गलत है। अरे यह लिखा होगा, ये ना है कुछ और, लेकिन दिखावत और बतावत कुछ और है। सोचा था वो भीम जो सड़क पर वहां अन्याय के खिलाफ चिल्ला रहा था वो सही है, पर वो भी बाकियों की तरह ही निकला। उठो पूरन, उठो। यहाँ मैं और कुछ लोग तो अपराधी है, लेकिन तुम और तुम्हारे जैसे कुछ लोग अपराधी नहीं हैं, और उनके ऊपर तो फिर भी सजा कुछ सालों का कैद है, लेकिन तुम्हारे ऊपर तो उम्र कैद है। भीमराव, 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 बाहर जाके देखो कौन लोग हैं, उनसे बात करो और वहीं से लौटा दो। अरे जाओ जल्दी।
भीमराव! क्या हुआ? भीमराव, अखबार में जो लिखा है वो तुमने लिखा है या यहाँ के मालिक ने जानबूझकर तुमसे लिखवाया है? भीमराव, चुप क्यों हो? बताओ। अगर इस आदमी ने जानबूझकर तुमसे लिखवाया है तो अभी के अभी इस ऑफिस में आग लगाकर सब कुछ तहस नहस कर देंगे। हमें नहीं लगता कि तुम कुछ पैसों के लिए और नौकरी के लिए ये सब करोगे। तुम हमारी जात की अस्मिता से खेलोगे। अभी नहीं लगता है? अरे अब बचा क्या है? खुद से तो कह रहा है। भीमराव, कह दो कि झूठ बोल रहा हूँ। नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ और इससे ज्यादा मैं कुछ और नहीं कह सकता। आप लोग जाइए यहाँ से। मतलब साफ है कि भीमराव स्वार्थी हो गया है। चलो भाइयों, ये कभी नहीं सोचा था, कभी नहीं सोचा था। और नहीं तो क्या, जो भीमराव कभी सच के सिवा कुछ नहीं बोलता, कभी झूठ नहीं बोलता, और हम जिसे बेवजह अपना आदर्श मानते रहे, और आज इसे मौका मिला तो फायदा उठाकर हमारी पूरी जाति के गुरूर को गिरा दिया है, पूरे सम्मान को गिरा दिया है इसने। जाते हैं हम, और भीमराव, आज से तुम्हारा और हमारा रिश्ता खत्म। हाँ भीमराव, हम खून के रिश्ते से तो नहीं बंधे थे, मगर रिश्ता था। उस रिश्ते की हर एक डोर को हम तोड़ कर जाते हैं। हाँ, हम सारे रिश्ते तोड़कर जाते हैं। चलो चलो। और भीमराव, अब समझ में आया इस सब के नायक बनने का भार कितना होता है, कितना मुश्किल है सबके उम्मीदों को पूरा करना। समझ गए हो? तो अब साधारण बनकर जियो। सही कहा सेठ जी, एकदम सही कहा आपने। क्या हुआ भीमराव? ऐसे हारे हुए से मुंह लटकाए क्यों खड़े हो? आज तो तुम्हारी जात वाले तुम्हें बेइज्जत कर रहे थे, कल देखना पूरा समाज तुम्हें बेइज्जत करेगा। सुना मैंने अभी, तुम्हारी जात वाले रास्ते में बात करते जा रहे थे, उन्हें तो तुम्हारे नाम तक से घृणा हो गई है। बल्कि एक तो कह रहा था कि भीमराव गुब्बारे जैसा था जो फट गया। भीमराव तू तो गया, खत्म, समाप्त। मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया सर आपने। कौन सा सवाल? कि क्या आपको डर लग रहा है? क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? भीम, पूरे चाल वालों ने मिलकर ये तय किया है, ना ही तुम पूरन के बारे में बात करोगे और ना ही उसके लिए कोई लड़ाई लड़ोगे। मगर रास्ते में तो इस विषय पर हमारी बात हो चुकी है बाबा। बात नहीं हुई थी, तुम्हें समझाना था, तुम समझा कर चले गए थे और मैं समझना नहीं चाहता। एक बार कह दिया ना, नहीं मतलब नहीं। मगर बाबा ये सब चाल वाले मुझे बताइए इस पक्ष में कौन कौन है? भीम को ये सब नाटक बंद करना चाहिए।
अरे हम हैं जीजा भाई। हम हमें आप सब भी देख लो भी, ये तुम्हारे ही चाल के लोगों का फैसला है, जिस चाल में तुम रहते हो। और भीमराव, ये फैसला मां सिर्फ तुम्हारे विरोधी ही नहीं है साथ में, बल्कि जौन तुम्हारे समर्थक है ना, वो भी साथ हैं। यहाँ तक कि तुम्हारे बाबा राम जी भी। भीम, पहले तो मैं भी चाहती थी कि आप ये लड़ाई लड़े, मगर जब पापा ही डर गए हैं तो अब मैं भी यही कहूंगी कि आप ये लड़ाई मत लड़िए। मैंने सुना है कि किसी भी वकील से लेटर लेकर अगर कोर्ट में जाकर परमिशन ली, कोर्ट ने लिखकर दे दिया, तो हम किसी भी कैदी से आसानी से मिल सकते हैं। सोच रहा हूं कि पूरन जी को मिलने का यह सही तरीका होगा। पूरन जी के न्याय के आगे चाल वालों की चिंता, बाबा का प्रेम, ये सब कुछ नहीं है क्या? है ना। उन सब का प्यार, चिंता बहुत मायने रखता है। अगर हमारी जात का एक व्यक्ति जो मेरे हिसाब से अपराधी नहीं है, जेल में सजा काट रहा है, उम्मीद लगा के बैठा है कि कोई तो आकर मुझे न्याय दिलाएगा, उसकी उम्मीद का कोई मोल नहीं है क्या? देखिए, अब अभी ये सब रहने दीजिए ना। जब मामला थोड़ा शांत हो जाएगा तब सोच लीजिएगा कि आगे कैसे होगा। और फिर और भी तो संस्था है जो ये लड़ाई लड़ सकती है। आप ये बात ज्योतिबा फुले के संस्था तक पहुंचा दीजिएगा। मैं माध्यम बनने के लिए ये लड़ाई नहीं लड़ रहा हूं रमा। अगर आप चाहेंगे तो ये सबका दिल तोड़ना होगा। सो जाते हैं अभी।
पूरे चाल वालों ने मिलकर ये तय किया है, ना ही तुम पूरन के बारे में बात करोगे और ना ही उसके लिए कोई लड़ाई लड़ोगे। कौन सी पत्नी चाहेगी कि किसी की गोली उसके पति के सीने में लग जाए? सब लोग सो रहे हैं तो अभी जाना सही रहेगा। सब जगह रहेंगे तो कोई जाने नहीं देगा। माफ कर दो रमा मुझे, मगर मैं जा रहा हूं। न्याय के सामने किसी की भावना बड़ी नहीं है मेरे लिए। अरे तो जो भीमराव ने किया तो विश्वास थोड़ा सारी चाल वालों का वो इसलिए सही हो गया क्योंकि हम लोगों ने भी गलती की थी। भाई ये तो गजब का तर्क है। अरे चलो छोड़ो ये सब, भीम और के घर के बड़ी बड़ी बातें बस, और जब साबित करने का समय आएगा तो शांत बैठ जाएंगे बिल्कुल, और गोल मोल बातें करके भीम का बस महान साबित कर देंगे। होएगा नहीं, इस बार मैं भीम के समर्थन में नहीं रहूंगा। आप सबको भीम को जो सजा देनी है दीजिए, कुछ नहीं कहूंगा मैं, कुछ नहीं। हम वकील हैं, हमारा काम ऊंची जाति के केस से चलता है, हमारा धंधा उनसे है। एक निम्न जाति के कैदी की हम मदद करेंगे ना तो ऊंची जाति में हमारी पूछ खत्म हो जाएगी, उनसे हमारी शत्रुता हो जाएगी। और पानी में रहकर मगर से बैर तो नहीं कर सकते ना, समझो। पढ़े लिखे हो ना, अपने घर वापस लौट जाओ और छोड़ दो उसके हाल पर। अब ऐसे भी वो निम्न जाति का है, बाहर रहेगा तो खाने को तरसेगा, जेल के अंदर रहेगा तो आराम से रहेगा। सर बात समझने की कोशिश कीजिए। सर मैं अपनी पत्नी, बाबा, बुआ सबको नाराज करके घर से निकला हूं सर। क्योंकि मेरी मानवता ने, मेरी इंसानियत ने और मेरी आत्मा ने कहा कि जाओ भीमराव और उस कैदी की मदद करो। आपका धंधा क्या कहता है ये मायने नहीं रखता सर, मायने ये रखता है कि आपकी इंसानियत, आपकी मानवता और आपकी आत्मा क्या कहती है। अब इतने बड़े वकील बने हैं आप तो सिर्फ पैसे कमाने के लिए तो नहीं बने होंगे ना, इसलिए हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं, एक बार उनसे मिलने दीजिए, मैं सारा सच जान लूंगा। ठीक है, एक चिट्ठी लिख कर देता हूँ, उसको अदालत में दो, वहाँ से परमिशन मिलती है तो इससे ज्यादा मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। जी प्लीज सर। अरे बोलो मंजूर है कि नहीं? हाँ हमें मंजूर है। और जो भीम के समर्थक है वो भी बताएं, भीम को अगर सजा मिलेगी तो आप सब भी समर्थन में रहेंगे ना समर्थन में? कहीं ऐसा तो नहीं भीम के साथ खड़े होकर पलट जाओगे? जीजा भाई,
कोई नहीं पलटेगा, कोई नहीं। हमारू कहाँ जा रही है? और तू तो नहीं पलटेगी? इतनी देर से चाल का एक सदस्य बनकर खड़ी थी ना आपके साथ, तब कुछ पत्नी धर्म निभाने जा रही। अब निश्चिंत रहिएगा, इस बार मैं आप सबके खिलाफ नहीं जाऊंगी। इसमें कागज है जो कोर्ट से लिखवा कर लाया हूं। ये ठीक है ना? सर, इसमें सब कुछ साफ साफ लिखा है, तो इतना समय क्यों लगा रहे हैं? मिलवा दीजिए ना। मिलवा देंगे भीमराव, मगर मिलकर तुम करोगे क्या? मिलने के बाद क्या हो जाएगा? ये सब सवाल हैं। बस इतने ही सवाल नहीं है सर, सवाल तो बहुत सारे हैं। मैं उनसे मिलकर क्या कर लूंगा? वो मुझे क्या कहानी बताएंगे? कहीं आप वाली कहानी से अलग कहानी ना बताए। फिर उन्होंने अलग कहानी बताई तो मैं उसका क्या करूंगा? वो कहानी लेकर मैं हमारे न्यूज़पेपर के ऑफिस में जाऊंगा तो आगे क्या हो जाएगा? या फिर कहानी बताने के बजाय उन्होंने मुझ पर वार कर दिया तो क्या होगा? क्योंकि आप तो उन्हें अपराधी मानते ही हैं। फिर इस जेल में मेरी जान को कुछ हो गया तो आपकी नौकरी खतरे में आ जाएगी। सवाल तो बहुत सारे हैं सर, लेकिन इतने सारे सवाल होने के कारण ये कागज होते हुए भी क्या आप मुझे उनसे मिलने से रोकेंगे? नहीं भीमराव, मिलवा तो हम तुम्हें देंगे भी, लेकिन इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए मन व्याकुल हो रहा है। सर, आप जरा शांत हो जाइए। आप बस एक बार मिलवा दीजिए ना। मैं एक बार उनसे मिल लूंगा, बात कर लूंगा, तो आपके सारे सवालों के जवाब अपने आप मिल जाएंगे। ठीक है, चलो चलिए। सर, ये आपके लिए। क्या है ये? एक बार पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा आपको। अच्छा, आज की छुट्टी की एप्लीकेशन है। भीमराव आज छुट्टी पे है। जी। मगर ये हैंडराइटिंग भीम की नहीं है। उसने अखबार में जो छापने के लिए दिया था उसकी हैंडराइटिंग कुछ और है। ये उन्होंने नहीं, ये एप्लीकेशन मैंने लिखा है। तुम्हें भी लिखने आता है? जी हाँ, उन्होंने पढ़ना लिखना सिखाया है मुझे। वो पूरन जी से मिलने गया है ना, इसलिए ये एप्लीकेशन मैंने लिखा है। इस एप्लीकेशन को लिखने के बजाय पति को उस खूंखार आरोपी से मिलने से रोकना चाहिए था। ए पुरान, ये भीमराव आया है तुमसे मिलने। मिल लो इससे। मुझे किसी से नहीं मिलना है, चले जाओ यहां से। पूरन जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है। उस दिन देखा था मैंने आपको सड़क पर, लोगों ने आपको मारा, सर नीचे झुकाने के लिए कहा, लेकिन फिर भी आपने नहीं झुकाया। तो पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे उस दिन से लगा कि आप अपराधी नहीं हो सकते। लेकिन फिर उसके बावजूद भी आप यहाँ सजा काट रहे हैं, कैदी बने हुए हैं।
तो ये कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप अगर आपकी कहानी मुझे एक बार बता देंगे तो। हो गई ना मुलाकात, मुलाकात खत्म। जाओ यहां से। देखिए पूरन जी, मुझे वो कहानी नहीं सुननी जो सबको पता है। मुझे वो जानना है जो सच है। पर मुझे नहीं बताना है। जाओ यहां से। और फिर आप बस याद करते रहेंगे कि एक भीमराव आया था मुझे न्याय दिलाने, लेकिन मैंने शांत रहकर मौका गवा दिया। और हाँ पूरन जी, आगे कभी किसी रास्ते पर 2-4 लोग आकर अगर आपको मारने लगे और अपना सर नीचे झुकाने के लिए कहेंगे तो सर नीचे झुका लीजिएगा, क्योंकि आपने ये मौका गवाया है। और जो व्यक्ति खुद से मौका गवाता है ना, उसे उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, सपने नहीं देखने चाहिए कि एक ना एक दिन मुझे न्याय मिलेगा और सब कुछ बदल जाएगा। बस एक आखिरी बात, आज अगर आप ऐसे ही चुपचाप खड़े रहे ना, तो आगे कभी कोई आपके न्याय के लिए खड़ा नहीं रहेगा। ना खड़ा हो कोई, पर तुम जाओ यहां से। हाँ, जा रहा हूं मैं यहां से। यही बात सच मानकर जा रहा हूं मैं यहां से कि आपने ही अपनी बीवी और अपने बच्चे की जान ले ली, उन्हें जला डाला, अपने घर को जला दिया। यही बात सच मानकर जा रहा हूं मैं यहां से। अरे मत पोछिए इनके आंसू। आंसू पोंछने से ये इस अपराध से मुक्त नहीं हो जाएंगे कि इन्होंने अपने ही परिवार को अपने ही हाथों जला दिया। मैंने नहीं मारा, मैंने नहीं मारा। मेरे बेटे का ब्याह था। पुणे में अच्छी मजदूरी कमा लेता था, पैसा ठीक ठाक था, तो ब्याह बहुत खुशी से धूमधाम से किया। एक घोड़ी लाया था। मेरा सपना था कि मैं अपने बेटे को सेहरा पहनाकर घोड़ी पर बिठाऊं। बहुत अच्छा लग रहा था वो। फिर हम लोग बारात लेकर निकले, खुशी खुशी। बड़े लोगों की बस्ती से गुजर रहे थे। उन लोगों को ये अच्छा नहीं लगा। उन लोगों ने हमें रोक लिया। उन लोगों ने मेरे बेटे को बहुत मारा। उसे घोड़ी से उतारकर जमीन पर पटक दिया और मुझे भी बहुत मारा।
फिर मैं अपने बेटे को पैदल ब्याह के लिए ले गया। उन लोगों को इतने से भी तसल्ली नहीं मिली जब मैं बेटे को ब्याह करके घर लाया। बहू की पहली रात थी। मैं थोड़ा काम से बाहर गया था। उसी समय उन बड़े लोगों ने मेरे घर में आग लगा दी। न्याय से ज्यादा मुझे मौत दे दो, मुझे मौत दे दो, मैं मर जाऊंगा। अरे ये क्या कर रहे हो? अरे छोड़ो मुझे, कौन हो आप लोग? अरे छोड़िए, अरे ये छोड़ो, छोड़ो मुझे। अरे अरे कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? अपना कपड़ा हटाओ, कपड़ा हटाओ अपना। किसने भेजा? और अदालत रोज तुम्हें सुरक्षा नहीं देगी, रोज पुलिस नहीं लगाएगी तुम्हारे लिए। जानता हूँ सर, वैसे भी ये लोग जान लेना चाहते हैं। जान लेनी है तो ले ले, और इन लोगों से उम्मीद भी क्या कर सकते हैं? पुरंज के परिवार को, घर को जला दिया और इल्जाम उन्हीं के ऊपर डाल दिया। इतने तो असंवेदनशील लोग हैं ये, संवेदनाओं की क्या अपेक्षा करें? और आपने सही कहा, बंबई की एक बड़ी आबादी, बहुतांश लोग ऐसे ही हैं सर। लेकिन मुझे उम्मीद है वकील साहब जैसे कुछ लोगों से, जो अच्छे लोग हैं। ये ऊंची जात वाले सब मिलकर भी अगर मुझे मार नहीं पाए, और अगर मैं जिंदा रहा, तो मैं एक उम्मीद के चंद दिनों से पूरा संसार रोशन कर दूंगा। ले आ गया भीम। चलो खड़े हो जाओ सब। और जब हम लोग सजा निर्धारित करे हैं ना खिलाने, वो चल के ओका सुनावत है। चलो मुझे माफ कीजिए, आप सबका विरोध होते हुए भी मैं पुरन जी से मिलने गया।
मगर मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं हो रहा है, बल्कि मुझे लग रहा है कि पूरन जी ने जो उनकी कहानी मुझे बताई, आप सबको भी एक बार वो कहानी सुननी चाहिए। ए, हमका नहीं सुननी कौनो कहानी वहानी तुम्हारी। और हम लोग यहाँ ना तो तुझसे बहस करें कराने खड़े हैं और ना ही अपन चेहरा दिखाने खातिर। हम चाल वालों ने मिलके एक फैसला किया है, वह सुनामे खातिर यहाँ खड़े हैं। और वो फैसला ये है कि अगर तुम पूरन के लिए लड़ाई लड़ते रहोगे तो इस चाल के अंदर नहीं रहोगे, इस चाल के बाहर रहोगे। समझे भीमराव? क्योंकि कम से कम इस पूरे मसले पर कल को पुलिस आकर पकड़कर ले जाए, कोई आकर मारने लगे तो तुम बाहर रहोगे, तो हम सब साफ साफ कह सकें कि भीम से इस केस को लेकर कोई मतभेद नहीं है, इसलिए तुम इस चौल से बाहर ही रहोगे। अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम सब घर वाले आकर कहेंगे कि भीम के साथ साथ हमें भी सजा दीजिए। जो भी सजा है, जो भी दंड है, आपस में बांट दीजिए। लेकिन तुम्हें हमारी बातों का, हमारी जज्बातों का, हमारी चाहत का मतलब नहीं था, तो हम सब इन लोगों के फैसले के साथ हैं। आप बैठ जाइए वहाँ। क्या हुआ था पूरन जी को? बताइए ना, क्या हुआ था? थैंक यू रमा, तुमने मेरी छुट्टी का एप्लीकेशन ऑफिस में दिया। आपको कैसे पता? अंदाजा लगाया। और वैसे भी एप्लीकेशन उन तक नहीं पहुंचा होता तो ढूंढ ढूंढ कर मुझे बहुत सारी चीजें सुनाते। नीति, अनुशासन, ऑफिस, मालिक, नौकरी, पता नहीं क्या कुछ सुनाते। और वैसे भी तुम्हारे सिवा मेरा एप्लीकेशन कौन दे सकता है? अब आप इतना समझते हैं तो ये भी समझते होंगे कि अपने जेल में क्या देखा, क्या सुना। मैं भी जानना चाहती हूँ। तुम उन लोगों के साथ खड़ी थी, तो इस वक्त तुम्हें कुछ बताना मुझे जरूरी नहीं लग रहा है। आपके विरोधी बनने की सजा दे रहे हैं क्या आप मुझे? नहीं, ऐसा नहीं है, पर ये मेरा भी तो अधिकार है ना कि किसे कब और कितना बताना है। अपने विवेक से मैं फैसला ले रहा हूं। मतलब आपने अपनी पत्नी को ही पराया कर दिया? मैंने जब उनसे पूछा कि आप जेल में क्या हुआ पूरन जी के साथ, तब उन्होंने कुछ नहीं बताया। मैंने फिर एक बार पूछा, अभी उन्होंने कुछ नहीं बताया। और बाद में कहा कि मैं इतना तो तय कर सकता हूँ कि कब किसको क्या बताना चाहिए, ये मैं तय कर सकता हूँ। ये बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं पत्नी हूँ उनकी, तो उनके ऐसे व्यवहार से मुझे लगा कि उन्होंने मुझे पराया कर दिया। इसलिए बुरा लगा।
ये बड़ी बात नहीं है। अरे ये बहुत बुरी बात है। पहली बार तेरे पति ने तेरी इज्जत नहीं की है। कैसे लगा होगा तुझे? वैसे तो बहुत कहता है पत्नी को ये मानना चाहिए, पत्नी को वो मानना चाहिए, और आज क्या रमा ने उसका साथ नहीं दिया, वो तो बन गया बाला और आनंद जैसा। आई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है का क्या मतलब? दिख रहा है साफ साफ जो रमा ने कहा है। किसी ने ना सही कहा है रमा, जब तक तूफान नहीं आता तब तक नाव की ताकत और नाविक के हुनर की परख होती ही नहीं है। इतने सालों में पहली बार रमा भीम के नहीं बल्कि उसके सामने खिलाफ लोगों के साथ थी, और भीम बन गया आदर्शवादी व्यक्ति से एक पति। जैसे पति होते हैं। जीजाबाई बात को बढ़ाओ मत। अच्छा, मैं बात को बढ़ा रही हूँ। बस मैं अभी किसी से बात नहीं करना चाहता। समझना क्या है भीम? तुम्हें तो बहुत पहले ही समझ चुकी हूँ मैं, तुम्हें भी और तुम्हारी नौटंकी को भी। तुम औरों जैसे ही हो, बस अपने आप को उनसे अलग समझ बैठे हो। ऐसे सर झुकाकर खड़े रहोगे तो तुम्हें क्या लगता है मैं बोलूंगी नहीं? लेकिन आज तो मैं बोलूंगी। सुनो भीम, तुम एक ऐसे इंसान हो जो ना अपने पिता के हो, ना अपने भाइयों के हो, ना पड़ोस के हो, और ना ही अपने समाज के हो। तुम बस अपने मन के हो। जो तुम्हारा मन करता है तुम वही करते हो, फिर उससे चाहे दूसरों को कितना भी प्रभाव क्यों ना पड़े। तुम एक स्वार्थी और सिर्फ खुद के बारे में सोचने वाले इंसान हो। अच्छा लगा आज, बहुत अच्छा लगा। तुम्हें तुम्हारे बारे में सब सच बताकर बहुत अच्छा लगा। आज दिल हल्का और दिमाग ठंडा हो गया। आज रात को अच्छे से नींद आएगी मुझे। मैंने नहीं मारा अपने बीवी बच्चा का, अपने बहू को मैंने नहीं मारा। न्याय से ज्यादा मुझे मौत दे दो, मुझे मौत दे दो, मैं मर जाऊंगा। किसी किसी का दिल तो हल्का भी नहीं हो पाता, ना वो किसी को कुछ बता पाते हैं, ना कोई उनसे बात करता है, ना कोई उनकी बात समझता है, ना कोई उन्हें न्याय दिलाता है। उनके दिल पर कितना भार होता होगा। ऐसे लोगों के बारे में भी सोचिए कभी। आप मतलब आपको, मुझे, हम सबको ऐसे लोगों के बारे में सोचना चाहिए। तो तुम सोचो, मैं जा रही हूँ। क्योंकि मेरे हिसाब से क्रूरता की कहानियों की सबसे क्रूर कहानी आपकी आप बीती है। यकीन कीजिए मैं आपको न्याय दिलाकर ही रहूंगा, और अगर नहीं दिला पाया ना न्याय, तो छोड़ दूंगा ये लड़ाई और भाग जाऊंगा सबसे दूर, अपने अस्तित्व से भी दूर भाग जाऊंगा। तो भाग ही जाना भीमराव। भाग जा, इतना सोच क्यों रहा है? और वैसे भी तुझे रोकने वाला तो कोई है नहीं, क्योंकि अब तो तेरे चाल वालों ने ही तुझे चाल से भगा दिया। तो अब तू खुद ही भाग जाएगा तो अच्छा है ना? वैसे ये बात तो है कि तुझे ऐसे देखकर मुझे बुरा लग रहा है, और बुरा इसलिए लग रहा है
क्योंकि इन्हीं चाल वालों के लिए तो कितना सोचता था ना, इनके न्याय के लिए, इनके हक के लिए, इन्हें बड़े लोगों जैसा बनाने के लिए लगा रहता था। लेकिन आज एक तरह से तुझे धक्के मारकर चाल से बाहर कर दिया, वो भी तेरे अपने चाल से। और जब तेरे अपने नहीं हुए तो वो अपराधी तेरा क्या अपना होगा? इसलिए छोड़ दे ये लड़ाई, भूल जाओ उस कैदी को और उसकी कहानी को। क्यों अपनी जान देने पे तुला हुआ है, वो भी इन लोगों के लिए। ये लोग सिर्फ अपने मतलब की सोचते हैं और अपने मजे के लिए जीते हैं। और मैं सच कह रहा हूं, अगर तुझे यकीन नहीं आता ना तो अंदर जाके देख, तेरे विरोधी जश्न मना रहे हैं तुझे अपने चाल से बाहर करके। मेरी मानो तो तू आराम से नौकरी करता। अरे लोगों को रोजगार मिलना मुश्किल है, 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती लोगों को, और तुझे तो नौकरी मिली है तो आराम से नौकरी करता, पैसे कमाता, हर जीवन सफल हो जाता तेरा। मगर के आगे जरा मुझे भी सोचने दीजिए। मेरे बारे में खुद ही सब सोचकर तय मत कीजिए। ठीक है, इसके बारे में नहीं सोचते हैं, लेकिन एक बात मैं तुझे बहुत सोच समझ कर कह रहा हूं। आज तू जैसे यहां पर अकेला खड़ा है ना, वैसे ही ये सब लोग तुझे एक दिन छोड़कर चले जाएंगे और तू सचमुच अकेला हो जाएगा, एकदम अकेला। अच्छा ये बता, तू जिस कैदी से मिलने गया था जेल में, क्या है उसकी कहानी? मुझे भी कहानियों में बहुत दिलचस्पी है, मुझे भी बता, मुझे भी जानना है। हाँ भीमराव, हमें भी बहुत दिलचस्पी है उस पूरन की कहानी जानने में। और अगर लिख के दोगे ना तो कल के अखबार में छाप भी देंगे। मजे ले रहे हो सेठ जी? पिछली बार की तरह इसकी लिखी हुई कहानी को बदल दिए तो? क्या हुआ भीमराव, बताओगे नहीं? क्या हुआ तुम्हारे उस कैदी पूरन के साथ? है? लगता है बहुत बुरा लगा है, इसीलिए इसकी बोली निकल नहीं रही है। चलो मैं ही बता देता हूं, तुम ध्यान से सुनो भीमराव। उसके दूल्हा बने बेटे को घोड़ी से उतार दिया और फिर रात को सबको जला दिया, और इल्जाम उस पर। यही हुआ ना भीमराव? क्या हुआ भीमराव? शक्ल से तो लग रहा है बहुत दुख हुआ तुम्हें ये जानकर। अरे इसमें दुखी होने की कौन सी बात है? ये नियति है तुम्हारी और तुम्हारे पूरे जात की। तुम सब बाध्य हो हमारी बात मानने की। हम जैसा चाहें वैसा करें। अगर हम चाहें तो घोड़ी से उतार सकते हैं, और अगर हम चाहें तो जलाकर राख भी कर सकते हैं। सहना पड़ेगा, तुम सबको ये सहना पड़ेगा। और अगर नहीं सह सकते तो फिर आग है, समुंदर का पानी है, जहर है, चाकू है। अरे जिससे मरना चाहो मर जाओ, पर अगर जिंदा रहोगे
झेलना पड़ेगा ऊंची जात को। यही तुम्हारी जिंदगी की नियति है। और भीमराव, सच कहूं तो ढूंढोगे ना तो ऐसे कई पूरन मिल जाएंगे जिनके बेटों को घोड़ियों से उतार दिया जाता है। शांत हो जाइए आप। कैसे शांत रहूं रमा? कैसे शांत रहूं? और कैसे बताऊं तुम्हें कि मैं अंदर से कितना टूट रहा हूं, कितना दुखी हो रहा हूं। बहुत बुरा लगा मुझे रमा। जब मैं आया तब तुम वहां खड़ी थी सबके साथ। ना मेरी बात सुनना चाहती थी, ना मेरी बात समझना चाहती थी। हमारी जात के एक मजबूर की कहानी सुनकर आया था और सोचा था कि उसका दुख सबके साथ बांटूं। सब जाने समझे उसकी कहानी क्या है, उसके साथ क्या गलत हुआ है। सिर्फ उसके साथ ही क्यों, हमारी जात के और भी ऐसे लोग होंगे जिनके साथ रोज गलत होता होगा, उनकी भी कहानियों को सुने समझे। लेकिन सब बस एक ही बात लेकर बैठे थे कि मैंने उनकी बात नहीं मानी और मैं पूरन जी से मिलने गया। और तुम भी उन सब में शामिल थी। सबके व्यवहार से मुझे इतना दुख नहीं हुआ रमा जितना तुम्हारे कारण हुआ है। मुझे लगा था तुम कुछ तो बोलोगी, जानने की कोशिश करोगी। नहीं, सब बस बोलते रहे और तुम देखती रही। एक बार भी तुम्हें ऐसा नहीं लगा कि सबके सामने पूछना चाहिए कि बताइए उनकी कहानी क्या है? एक बार भी नहीं लगा तुम्हें? तुम्हारी कोई गलती नहीं है रमा। शायद मेरी अपेक्षाएं बहुत ज्यादा हो गई है तुमसे और इसीलिए मैं नाराज हो गया। तुम आई थी बाद में मुझसे पूछने के लिए। मुझे लगा था इन दोनों के बीच बहुत बड़ी खाई बना दूंगी, मगर ये तो एक दिन भी एक दूसरे से दूर नहीं रह पाए। मैं आती हूँ, फिर आप पूरन जी के बारे में बताइएगा। अब तू भी तेरे पति की तरह परिवार के फैसले के खिलाफ हो गई है। कम से कम थोड़ा तो लिहाज कर। देखिए आई, आप मुझसे बहस मत कीजिए, बल्कि एक काम कीजिए। सुबह जब सारे चाय वाले जग जाएंगे ना, तो उनके साथ मिलकर एक पंचायत कर लीजिएगा कि आगे क्या करना। पर चाहे तो आप मुझे भी चाल से निकाल सकती है। बहुत जुबान चलाने लगी है ना तू। आई, मैं उनके साथ एक अलग संसार बसा सकती हूँ, इसलिए मुझे उनके पास जाना है। तेरी सास कह रही है नहीं जाएगी तू। पति के अलावा बात किसी और की होती तो शायद सोच भी सकती थी, अगर पति के नाम पर कैसे रुकूं? देखिए आप जिद मत कीजिए, मुझे जाना है और मैं जाऊंगी। मैंने कहा ना रमा, तू नहीं जाएगी। जाऊंगी, जान रहेगी तो जाऊंगी। इसे डंडे से मारकर बेहोश कर देती हूँ, फिर देखती हूँ कि ये अपने पति के पास कैसे जाती है।
अब बताइए क्या हुआ था पूरन जी के साथ? पूरन जी अपने बेटे का खुशी खुशी विवाह कराना चाहते थे। हम लोग बारात लेकर निकले, बड़े लोगों की बस्ती से गुजर रहे थे। उन लोगों ने मेरे बेटे को बहुत मारा, उसे घोड़ी से उतारकर जमीन पर पटक दिया। उन लोगों को इतने से भी तसल्ली नहीं मिली। उन बड़े लोगों ने मेरे घर में आग लगा दी। मेरी आंखों के सामने मेरा परिवार जल गया। मेरे मोहल्ले वाले को डरा धमकाकर उनसे गवाही दिलवा दी कि मैंने अपने बहू और अपने परिवार को जिंदा जला दिया। याद रखिए शिशुपाल जी, जब किसी के पेट पर लात पड़े तब उसके साथ रिश्ता हो या ना हो, उदास हो जाना चाहिए। इंसान होने की ये पहली शर्त है। चलो बला टली इस ऑफिस से। एक बात और सर, ये अखबार का ऑफिस क्या बन सकता था और आप सबने मिलकर इसे क्या बना दिया। अखबार के जिस ऑफिस को समाज के विचार बदलने का, नए विचार देश विदेश तक पहुंचाने का केंद्र बनना चाहिए था, उस ऑफिस को आप लोगों ने मिलकर पुराने सड़े गले विचारों का अड्डा बनाकर रख दिया। जिस ऑफिस की एक एक ईंट से हक की मांग उठनी चाहिए थी, उस ऑफिस का एक एक कोना दूसरों का हक छीनने की बात कर रहा है। ये हार है सर, ये हार है आपकी और आपकी पत्रकारिता की। भीमराव, बंद करो अपनी ये फालतू की बकवास। कुछ भी बोले जा रहे हो। ये स्वाभाविक है मेघनाथ जी कि आपको ऐसा लगे कि मैं बकवास कर रहा हूं, कुछ भी कह रहा हूं, लेकिन जो ये अखबार का ऑफिस चला रहे हैं ना, उन्हें अच्छे से समझ आ रहा है कि मैं क्या कह रहा हूं, फिर चाहे वो स्वीकार करे या ना करे। चलता हूं सर, फिर मुलाकात होगी। साहिब मेरे अरे सेठ जी, ज्यादा मत सोचिए। ये भीम की पुरानी आदत है, मैं अच्छे से जानता हूं। और यही तो उसका सबसे बड़ा हथियार है। वो अक्सर ऐसी बड़ी बड़ी बातें करके सामने वाले को उलझा कर चला जाता है। और इस वक्त हमें किसी भी उलझन में नहीं रहना है, बल्कि हमें अपने प्लान पर कायम रहना है। इन लोगों को हमें कैसे भी करके सबक सिखाना है। चलिए दरोगा साहब, आप जाकर अपना काम कीजिए, किसी भी तरह उस पूरन को निपटा दीजिए।